बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। एक दिन अपने बड़े अब्बू के घर गया तो आप ही मुझे देखकर चेहरे पर दुपट्टा डालकर नकाब करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे बड़ी अम्मी ने बताया कि आप ही ने पर्दा करना शुरू कर दिया है। मैंने ये सुनकर खूब हंसना शुरू कर दिया। फिर तो समझे मैं हर वक्त बस आप ही को तंग करता रहता। वो बेचारी मुझसे मुंह छुपाती फिरती। आप ही तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। ये मेरा हर वक्त का तकिया कलाम था। मुझे यकीन माने बड़ा मजा आता था उन्हें जांग जांग कर देकर तंग करने में। हमारे घर भी एक ही गली में थे तो मैं जब चाहता मुंह उठाए चला जाता। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पर्दे से पहले तो मैं अक्सर आप ही से ही अपने दिल की हर बात करता। बचपन में उनकी गोद में सर रखकर सो भी जाया करता, इसलिए मैं उनसे काफी फ्री था। एक बार लाइट गई हुई थी और शदीद गर्मी का मौसम था। आप ही कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं भी तंग करने की नियत से बिल्कुल उनके सामने बैठ गया। गर्मी इस कदर शदीद थी, मुझे लगा आए तो कुछ बोलेगी। कम से कम यही कि सामने से हट जाओ, मुझे भी गर्मी लग रही है। पर जवान की बच्ची इस गर्मी में मुंह को दुपट्टे से कवर करे ऐसे कपड़े सिलाई करती रही जैसे मानो उन्हें कोई गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं थक कर उठकर बाहर चला गया। आप ही की शादी हुई तो मैंने ही उनका शरारा संभाल कर उन्हें दूल्हे की कार में बिठाकर रुखसत किया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही आप ही की यहाँ औलाद हो गई और लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़े कि बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी ने उन्हें घर पर रोक लिया। उन्हें गुमान था कि शायद इससे मामलात हल हो जाएं। मैं इस दौरान पढ़ाई करने बाहर मुल्क चला गया। मैं जब वहाँ से लौटा तो मुझे बताया गया कि आप ही के शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके चक्कर में वो आप ही पर अक्सर तशद्दुद किया करता था। उसे पर्दे वाली कभी पसंद ही नहीं थी। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी। ये जानकर मेरा खून खौल गया। मुझे समझ नहीं आता कि जब लड़के को लड़की पसंद ही नहीं होती तो फिर घर वाले क्यों जबरदस्ती करके एक बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह कर देती हैं। लड़का तो दूसरी शादी करके आराम से बैठ जाता है, बेचारी लड़की ही रुलती है। मैं आप ही से मिलने गया। वो इन सालों में काफी तब्दील हो गई थी, लेकिन पर्दा अभी भी कायम था। जब उनका पर्दा कायम था तो मैं अपनी तंग करने की रिवायत कैसे तोड़ सकता था। मैंने फिर झांकते हुए कहा, आप ही तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, जिसके जवाब में आज उनके चेहरे पर पहले जैसी खूबसूरत मुस्कान नहीं थी जो मुझे उनकी आंखों में झलकती दिखाई देती थी। उनकी आंखें तो फकत खामोश थीं, वीरान उदासी उदासी भरी थी उनमें। मैं बड़ी अब्बू के ऑफिस में ही जॉब पर लग गया, इसलिए अक्सर मेरा उनके घर रात को क़याम हो जाता था। तब आप ही के कमरे से रोने की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जिन्हें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था। कुछ माह गुजरने के बाद ही मुझे अपनी एक ऑफिस की कलीग से मोहब्बत हो गई। मैंने वक्त ज़ाया ना किया और शादी का पैगाम भिजवा दिया। मेरी शादी हया के साथ हो गई। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान तस्वर कर रहा था कि जिसे मैंने चाहा वही मेरी दुल्हन बनी। लेकिन मेरी ये खुशगुमानी ज्यादा अरसा न रही। एक रात मैंने हया को किसी से फोन पर बातें करते सुना। वो किसी लड़के से बातें कर रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि उसकी सहेली का मंगेतर है, दोनों की लड़ाई हो गई है, बस उनकी सुलह कराने के लिए उसके मंगेतर से बात कर रही थी। पर झूठ के पाँव नहीं होते, ये शायद भूल गई थी वो। मेरे वालिदैन मेरी बड़ी बहन से मिलने USA चले गए थे 1 माह के लिए। एक दिन मेरे सर में काफी दर्द था। मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। बस फिर क्या था, आंखों ने वो मंजर देखा जो बताए हुए मुझे हया आ जाए, पर जिसका नाम ही हया था उसे क्यों ना आई। मैं बस ये समझने से कासिर था। इस लम्हा दिल खून के आंसू रोया। मैंने उसे फौरन तलाक देकर फारिग कर डाला। 3 माह गुजर गए लेकिन मेरा दुख कम न हुआ। एक रोज मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा था कि अचानक एक किताब में से आपी की पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर निकल आई। उनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। रंगत दो दिया खुले बाल, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि 1-2 लम्हों के लिए तो बस मैं तकता सा रह गया। शायद पहली बार मैं उन्हें एक लड़की की नजर से देख रहा था।
बहुत प्यारी लग रही है ये तो। मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हो गए थे, जैसे उनके कानों ने सुन लिया। मुझे वाकई खबर नहीं वो कब वहां आई। क्या है तुम्हारे हाथ में? आप ही ने मुझे देख कर पूछा तो मेरे चेहरे पर 3 माह बाद पहली बार मुस्कुराहट बिखर आई। आज दिल में शदीद ख्वाहिश उठी कि उन्हें फिर से तंग करूं। फिर क्या था, एक झलक तस्वीर की दिखाकर मैंने तेजी से दौड़ लगा दी। वो काफी पतली दुबली और फिरतीली थी। 2 मिनट भी ना लगाए थे उन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक करने में। मेरे पास जब भागने का कोई रास्ता ना था तो मैंने आप ही की तस्वीर अपनी कमर के पीछे कर ली। वो बेचारी एक हाथ से चेहरे पर दुपट्टा ढके, दूसरा हाथ मेरे आगे फैलाते हुए तस्वीर वापस मांगने लगी। मैं पीछे कदम लेने लगा। मैं नहीं देने वाला नजमा। मैंने शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा। मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन ये जिंदगी में पहली बार था जो आप ही की जगह मेरे मुंह से नाम निकला था। लेकिन नजमा को ये बात फौरन महसूस हुई। वो हैरत से मेरा चेहरा तकते हुए, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो अली, तुमने अभी मेरा नाम लिया है? वो फटी फटी नजरों से मुझे देखकर पूछने लगी। उनके पूछते मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने पहली बार उनके नाम से पुकारा। अली, मजाक ज्यादा हो रहा है, मेरी तस्वीर वापस करो। वो कहते हुए मेरी जाने में एक कदम बढ़ी तो मैं पीछे बुक शेल्फ से जा टकराया। ऊपर रखी कुछ बेतरतीब किताबें हम दोनों पर आकर जोर से गिरी। इस एक लम्हे जब किताबें उनके सर पर गिरी तो उनके चेहरे से नकाब हट गया। अल्लाह, इतना नूर! मेरी आंखें देखकर अश अश कर उठी। मैं बचपन से झूठ कहता था उनसे कि मुझे उनका चेहरा नजर आ रहा है। अगर मुझे वाकई आता तो मैं कभी अयाज से शादी नहीं करता। मैं बस अपना सर पकड़कर उन्हें टिकटिकी बांध कर देख रहा था। इतनी भारी किताबें सर पर गिरी थी, पर मुझे मजाल है कोई तकलीफ महसूस हुई हो। उन्होंने बड़ी फिरती से मेरे हाथ से तस्वीर छीनी और बाहर की जानब भाग गई। मैं बस इस लम्हे की याद में ही कैद होकर रह गया जब उनका नकाब बचा था। अब मैंने ठान ली थी कि आपकी यहाँ पे सोरी नजमा को अपनी दुल्हन बनाना है। मैं हर वक्त नजमा की गाड़ी रहने लगा। मुझे सुकून मिलता था उन्हें तंग करके। 6 माह शादी, 3 माह गम, 9 माह। तो 9 माह की कसर मैंने चंद दिनों में ही निकालने की मानो ठान ली थी। मैं अब नाम लेकर मुखातिब करता था। एक बराबर टेबल पर रखा पानी का गिलास भी चाहिए हो तो नजमा, पानी लाना प्लीज कहकर पूरे घर में शोर मचाता। सब ने महसूस करना शुरू कर दिया था। तो फिर वो कैसे ना करती कि मेरे अंदाज़े गुफ्तगू काफी बदल गया था। खाने की टेबल पर बिल्कुल आप चांद करके उनके सामने बैठता, उन्हें तंग करने की नियत से। वो काफी सब्र वाला नेचर रखती थी, उससे अच्छी तरह वाकफियत रखता था मैं। तभी मुझे पता था कि कितना भी तंग कर लो, मुंह से एक तरफ अदा न करेगी। फिर एक दिन आखिरकार मेरी मोहब्बत रंग लाई और वो गुस्से में आ ही गई। एक दिन मैं किचन में उनका पीछा करता हुआ जा पहुंचा। वो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। मुझे वाकई खबर नहीं थी कि वो मेरी मौजूदगी से बेखबर है और चेहरे पर नकाब नहीं डाला हुआ। मैं अपनी आदत से मजबूर उन्हें झांक के बोला, नजमा, आपका चेहरा मुझे नजर आ रहा है। मैं शौकी से बोलता बोलता खामोश हुआ, ये देख के कि वाकई मुझे उनका नूरी चेहरा नजर आ गया था। वो चौंक कर पीछे हटी। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था। मैं खुद भी शर्मिंदा सा हो गया। अली, हर चीज की एक हद होती है। भूल गए हो क्या कि बड़ी बहन हूँ तुम्हारी? आप ही बोलते हो तुम मुझे। उन्होंने अपने दुपट्टे से चेहरे को कवर करके गुस्से से भवर कर मुझे देख कर कहा। यकीन करें, पहली बार उन्हें इस कदर गुस्से में देखा था मैंने। मैं जानता था ये गुस्सा मेरे तंग करने पर नहीं, मेरी नजरों के बदल जाने पर है। वो जो जानकर भी अनजान बनी रही इतने दिनों से। उनकी गुस्सेली आवाज सुनकर मेरा पूरा वजूद लरस गया था। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, मेरे माथे पर पसीना भी आने लगा था। अजीब सी कैफियत में मबतला हो गया था मैं, सिर्फ उनकी रोबदार आवाज और गुस्सेली नजरें देखकर। फिर मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे शादी करनी थी और मैं अपने फैसलों को लेकर निहायत संजीदा था। मैंने बहुत हिम्मत करके उनकी आंखों में झांकते पूछा, अगर मेरी बड़ी बहन हो तो फिर मुझसे ये पर्दा क्यों? मेरा सवाल सुनकर वो बुरी तरह चौंकी। मैंने आज उन्हें हमारे असल रिश्ते से तारफ करवाया, जिस नजर से मैं उन्हें देखने लगा था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी अली। वो निहायत कम गो थी। वो मुफाहमाना अंदाज में कहकर मुझे शिकवा भरी निगाह से देख कर जाने लगी।
मेरे दिल को उनके कई अल्फाज चुभते हुए महसूस हुए। मैं निकाह करना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? मैं सर्द लहजे में बोलने लगा। मुझे नहीं खबर ये हिम्मत मुझ में कहाँ से आई अचानक, पर मैंने साफ अल्फाज में हाल दिन बयान कर दिया। वो ये सुनकर गुस्से से पलटी। मैं शादीशुदा हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करो। उनका खुद को शादीशुदा कहना मुझे कांटों पर लौटा गया था। दिल में तो बहुत कुछ था कहने के लिए, पर मैंने जज्बातों गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। शोहर तो औरत का मुहाफिज होता है। एक नामहरम की आपकी जानब कदम बढ़ रहे हैं। कहाँ है वो इस वक्त? आप किस खुशगवानी में जीती हैं? मैं समझ नहीं पाया कैसे बोल पाती हैं उस खबीस शख्स को अपना शोहर, जो आपको जिंदा लाश बनाकर अपनी जिंदगी में मस्त है। मैं आपको इस बेमैन रिश्ते से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दे, मैं आपकी तलाक करवा दूँ। मैंने निहायत मोहब्बत से कहा। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें आंसू से भर आईं। मुझे लगा इस लम्हे उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश आ गई, मानो जीने की कोई उम्मीद जाग गई हो फिर से। फिर क्या था? अगला कदम मेरा अपने वालिदैन से बात करना था। मुझे खबर थी सख्त मुखालफत मिलेगी इस रिश्ते की, मगर मैं डट गया। शादी तो नजमा से ही करूंगा। मैंने मुआशरे की परवाह जरा भी ना की, क्योंकि इस मुआशरे के दोगले लोग और उनकी बातों से मैं अच्छी तरह वाकिफ रखता था। ये वही लोग थे जिन्होंने नजमा की मंगनी जब इस खबीस लड़के से हुई तो हर वक्त बस उसकी तारीफ के कसीदे सुनाते रहे। फिर जब नजमा को उसके शोर ने मारा तो यही लोग हमारे घर में बैठकर उसके शोर की बुराई करते हुए कहते, हमने तो बहुत समझाया था, मना भी किया था इस रिश्ते के लिए, पर सुनता कौन है हमारी बात। आजकल तो सब अपनी अपनी चलाती हैं। देखा अब कैसे घर आकर बैठ गई है। और फिर उन्हीं लोगों को बड़ा खुश होकर मैंने उस खबीस शख्स की दूसरी शादी की मिठाई खाते देखा। सबको न जाने क्यों लग रहा था कि मैं सिर्फ तरस खा रहा हूँ नजमा पर। शायद वो भी यही समझती थी। एक बार मैं सोफे पर बैठकर काम कर रहा था कि वो खुद आकर पानी का गिलास और एक पर्ची रख कर चली गई। मैंने सारे काम छोड़े, पहले पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था कि नजरसानी करो अपने फैसले पर। मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, साथ साथ एक बच्चे की माँ हूँ। मुझ पर तरस खाकर अपनी जिंदगी तबाह न करो। मैं उन मर्दों में से था जिसने औरत की बेवफाई का मजा चखा था। औरत जात पर से एतबार उठ गया था मेरा, मगर जब मेरी नजर नजमा पर पड़ती थी तो मुझे उसकी पाक दामनी मजबूर करती ये मानने के लिए कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं नजमा की पाक दामनी का खुद बहुत बड़ा गवाह था, तो उससे अच्छी लड़की कौन मिल सकती थी मुझे जीवन साथी के तौर पर यह बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था। पर मैं अपने नाम काली था। सबकी मुखालफत के बावजूद बड़े अब्बू को लेकर नजमा की तलाक मांगने पहुंच गया उस घटिया शख्स के पास। यकीन माने मैं गालियां नहीं बकता, वरना बहुत अच्छे अलकाबाद से निवाज कर आपको उस घटिया शख्स की शख्सियत से तारफ करवाता। उस जैसा बेहिस शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इतने आराम से हमारे कहते ही तलाक दे डाली, जैसे कोई बोझ हो जो उतारने के लिए कब से तैयार बैठा हो। तलाक की रात में आप जानकर काम के बहाने बड़े अब्बू के घर ही रुका। मुझे पता था आज की रात उस बेचारे के लिए बहुत भारी थी। उसके कमरे से आज बहुत सालों बाद बुरी तरह चीख चीख कर रोने की आवाज ही आ रही थी। मेरा दिल उसकी तकलीफ देखकर बुरी तरह तड़प उठा था। मैंने वापसी की आज उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। ये गलती उसकी नहीं, हमारे मुआशरे की है, जो उस बेचारी को इतने सालों तक इस झूठी उम्मीद में रखा कि तुम दुआ करो खुदा तेरे शोहर के दिल में रहम डाल दे। देखना एक दिन वो आकर तुझे वापस ले जाएगा, तुझे तेरा बच्चा भी मिल जाएगा और तेरा शोहर भी। ऐसे ना जाने कितने जुमले में रिश्तेदार खवातीन को नजमा को दिलासे देते हुए कहता सुनता रहता था। अब तो मुझे मुंह ज़बानी रट गए थे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब नजमा मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। आज फिर से मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मर्द तस्वर कर रहा था, बल्कि अपनी रैयत बरकरार रखते हुए उसके घूंघट में अपना चेहरा डालकर शौकी से कहा, नजमा मुझे आपका चेहरा नजर आ रहा है। लेकिन इतने सालों बाद जवाबन उनके खूबसूरत नूरानी चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी जो ना जाने इतने सालों कहाँ खो गई थी। मेरा दिल इस लम्हे मुसर्रत से लबरेज हो गया।
फिर घूंघट उठाकर मैंने अपनी खूबसूरत दुल्हन की पेशानी से अपनी पेशानी को जोड़ा। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने मुझे तुम जैसी पाक दामन औरत से नवाजा। नजमा की आंखें मेरा शुक्र खुदा सुनकर भर आईं। मैंने उसके मोती जैसे आंसू साफ किए। मैं बहुत खुश रहने लगा था, इतना कि शायद अल्फाजों में बयान भी ना कर सकूं। मैं ऑफिस में बैठकर बिना बात के अक्सर मुस्कुराने लग जाता था। मैं अक्सर उसकी गोद में लेटकर घंटों से बातें करता, लेकिन परेशानी ये थी कि वो बहुत ज्यादा कम गो थी। 100 सवाल करो तो 99 का जवाब सिर्फ हम होता। मुझे अब ख्वाहिश होने लगी कि वो भी मुझसे अपने दिल की बातें करे, जैसे मैं करता हूँ उससे। कुछ माह बाद मेरी बड़ी बहन अपने 4 साल बेटे के साथ हमारे घर रहने आई। उसका बेटा नजमा के बेटे की हम उम्र था। एक रोज मैंने गार्डन में नजमा को अपने भांजे के साथ खेलते हुए देखा। उस वक्त मुझे उसका खेलता हुआ चेहरा देखकर महसूस हुआ कि वो क्या चीज है जो उसे दिली खुशी देती है। मैं नजमा को दिलो जान से चाहने लगा था। मैं आरज़ू रखने लगा जो मोहब्बत मेरी आंखों में है उसके लिए, वो उसकी आंखों में भी कभी तो देखूं अपने लिए। मैंने अपने वालिदैन से बात की। जवाब हर बार की तरह मुखालफत में ही आया था, जिसका मुझे पहले इल्म था। पर मैं तो मैं हूँ। जिद्दी मिजाजी तो मुझ में कूट कूट कर भरी है। जब मैंने इरादा कर लिया कि मुझे अपनी नजमा को दुनिया की हर खुशी देनी है, तो अब कोई माई का लाल मेरा इरादा बदल नहीं सकता। एक दिन मैं उसे पिकिंग का कहकर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ बच्चों के स्कूल के दरवाजे पर ले आया। वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्या मैं अनजान बनने की अदाकारी करने लगा, जैसे मुझे पता ना हो कि इस स्कूल में आरिस नजमा का 3 साल बेटा मोन्टेसरी में पढ़ता हो। ये तो आरिस का वो रोहन सा आवाज में बोलते बोलते रुकी। मुझे यहाँ क्यों लाया हो? मैं आरिस से नहीं मिलना चाहती। बड़ी मुश्किल से तो उस दिल को मारा है मैंने। फिर इसकी उम्मीदें मत जगाओ। उसे अगर आए देख लिया तो फिर मेरी सोई हुई ममता जाग उठेगी। मुझे इस अजियत में दोबारा मत डालो। मैं इस बार नहीं सह सकूंगी उसकी जुदाई। नजमा की आंखें झर झर मोती बरसाने लगी थी। मेरी जान, कौन कम बखत तुम्हें अजियत देने लाया है यहाँ? मैंने वकील से बात कर ली है। मैं हारिस की कस्टडी कोर्ट के जरिए ले रहा हूँ। मैंने बहुत प्यार से उसे देखा। उसकी आंखें मुझे बेयकीनी से देख रही थी। वाकई, पर अम्मी अब्बू वो हिचकिचा रही थी। मैंने उनसे बात कर ली है। मैंने इत्मीनान बख्श जवाब दिया। वो अलग बात है। बात करने के बावजूद वो राजी ना हुए किसी दूसरे आदमी का बच्चा लेकर पालने पर। उनका मशवरा यही था कि अभी 1-2 साल रुक जाओ, खुदा तुम्हें खैर से औलाद दे, उसे पाल लेना। नजमा में दूसरे बच्चे में लगकर आरिस के गम को भूल जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है जब आरिस घर आ जाएगा तो वो अपनी मासूमे से सबके दिल खोरी जीत लेगा। और रही बात मेरी, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि महबूब की चीज़ों से भी आशिक को उल्फत कमाल की होती है। वो तो फिर मेरी नजमा के वजूद का हिस्सा है। नजमा आरिस के आते ही गाड़ी से उतरकर बेताबी से उसे गोद में उठाकर चूमने लगी। उसे सीने से लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। वहाँ स्कूल के पास मौजूद तमाम लोगों की निगाह का मरकज हम में बने हुए थे, पर नजमा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। टोफी वाले अंकल, हारिस मुझे देखकर बेसाख्ता अपनी तोतली जुबान में बोला। असल में 1 हफ्ते से मैं रोज हारिस के लिए टाफियां लेकर आता था। उसकी आंखों की उल्फत बता रही थी कि आज मैंने उसका दिल जीत लिया, पर मेरे कान उसके मुंह से सुनना चाहते थे ये अल्फाज। नजमा बहुत मोहब्बत और उल्फत भरी नजरों से अली के चेहरे पर झुककर प्यार से उसका गाल सुनाने ही लगी थी कि उसके हाथों के लमस से अली चौंक कर उठा। ऐसे क्यों देख रही हो? आज ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? आंख खोलते ही उसने नजमा की मोहब्बत भरी निगाह पढ़ ली थी। नजमा ने नफे में गर्दन हिला दी। वो हड़बड़ा गई थी अली के यूं अचानक उठ जाने पर। प्यारा नहीं लग रहा, मैं सीधा उठकर बैठ जाऊं। उसे जरा बरहमी से घूरते हुए इस्तफसार करने लगा। लग रहे हो। अक्सर वो मेरे करीब आते थोड़ा नर्वस सी हो जाती थी। मुझे मजा आता था उसकी ये हालत देखकर। सिर्फ आज लग रहा हूँ या रोज लगता हूँ? मैंने सोचा मौका अच्छे अपनी तारीफ मोहतरमा के मुंह से सुनने का, इसलिए शौक निगाहें उसके नूरानी चेहरे पर डालते पूछने लगा। वो जवाबन शर्म से मेरे कंधे से अपना सर लगाकर शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने महसूस किया कि वो रोना शुरू हो गई है। मैं उसे बड़े प्यार से चुप करवाने लगा। तुम खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत हो, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है।
शुक्रिया अली, मेरे कांटों भरी जिंदगी को फूलों की सेज बनाने के लिए। मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। उसने रोते हुए मुझे देख कर कहा, मैं भी ऐसे महसूस करता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं भी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। खुदा जाने कौन सी नेकी पसंद आई उसे, जो तुम्हारी सूरत में इतना खूबसूरत इनाम दिया है उसने मुझे। कहकर मैंने उसकी पेशानी का बोसा लिया। 2 साल बाद खुदा ने मुझे एक खूबसूरत शहजादी से नवाजा, जिसके बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं, मेरी प्यारी पर्दे वाली, मेरा बेटा हारिस और मेरी बेटी नूर। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने